नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करूंगा विंशोत्तरी दशा की। विंशोत्तरी दशा में किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा है तो कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से तत्व, कौन कौन से कारक सक्रिय हो जाते हैं, मतलब क्या क्या रिजल्ट आएंगे, क्या क्या फल मिलेंगे। तो हम ऐसी 10 बातें डिस्कस करेंगे टोटल, इस वीडियो में 5 और अगली वीडियो में 5। तो सबसे पहला परिणाम, सबसे पहले ग्रह जो फल देता है अच्छे बुरे, वो हैं जिन योगों में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई भी ग्रह जो योग बना रहा है, चाहे वो योग शास्त्रीय योग हो या तात्कालिक योग हो, जिन योगों में वो दशानाथ पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उन सब के फल उसी की दशा अंतर्दशा में आएंगे। अब इतने सारे योग पढ़ते हैं, हजारों योग हैं, तो उनके परिणाम कब आएंगे? दशा अंतर्दशा में तो आएंगे। तो बीज रूप में वो योग समझ लो जीन में आ गए उसके, उनका फल कब मिलेगा? उसकी दशा अंतर्दशा में। तो ऐसे समझिए जैसे मान लो चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्रों में हो, तो हम कहते हैं ना गज केसरी योग या केसरी योग है। तो इस गज केसरी योग का फल कब आएगा, परिणाम कब आएगा? जब चंद्रमा में गुरु की दशा होगी या गुरु में चंद्रमा की होगी, सबसे ज़्यादा परिणाम तभी आएगा। और इसके उलट अगर ये षडाष्टक योग बना रहे हो, मतलब गुरु से चंद्रमा छठे या आठवें में बैठा हो, तो ये हो गया शकट योग। शकट योग का फल कब आएगा? इन्हीं की दशा अंतर्दशा में, मतलब चंद्रमा में गुरु की दशा होगी या गुरु में चंद्रमा की। तो सीधा सा है, ये जो योग हैं शास्त्रीय योग, उनके परिणाम दशा अंतर्दशा में आते हैं। तो विंशोत्तरी दशा में सबसे ज़्यादा फल मिलते हैं शास्त्रीय योगों के, वो ग्रह जिन शास्त्रीय योगों में भाग ले रहा है। और इसके अलावा मान लो तात्कालिक योग, मैंने 7 तात्कालिक योगों पर एक वीडियो डाली थी। 7 तात्कालिक योगों में मान लो अभी जिस तरह ये महात्मा गांधी जी की कुंडली में गुरु मंगल की राशि में बैठा है सप्तम भाव में, और मंगल को देख भी रहा है, ये एक तात्कालिक योग बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बली। इसके अलावा एक और योग भी बनता है कि मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए, यानी जो गुरु बैठा है अपनी ही राशि में बैठे हुए ग्रह को देख रहा है। तो जब भी गुरु की दशा होगी, मंगल की दशा होगी, खासकर गुरु में मंगल की या मंगल में गुरु की दशा अंतर्दशा होंगी, तो इस तात्कालिक योग के, इन तात्कालिक योगों के भी बहुत गहरे परिणाम आएंगे, फल आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल योग पढ़िए। जिस भी ग्रह की दशा अंतर्दशा है, सबसे पहले ये देखना है आपने, ये फाइंड आउट करना है कि ये किन किन योगों में भाग ले रहे हैं, किन किन शास्त्रीय योगों में और किन किन तात्कालिक योगों में भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है जो दशा अंतर्दशा नाथ है वो किन किन योगों में भाग ले रहा है, उन योगों के फल कब आएंगे? इनकी दशा अंतर्दशा में। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासिकल टेक्स्ट जिस तरह फल दीपिका है, बृहद पराशर होरा शास्त्र है, ये पढ़ सकते हैं। उनसे आपको पता चलेगा कि ग्रह योग कब कब बनते हैं और फिर उनके परिणाम क्या होते हैं। ये वीडियो क्योंकि दशा अंतर्दशा पर ही है, तो उसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरा, किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा में दूसरा परिणाम, दूसरे तत्व, दूसरे कारक कौन से सक्रिय हो जाएंगे, मतलब क्या क्या फल मिलेंगे, क्या है ये? दशा स्वामी का नैसर्गिक शुभ या अशुभ स्वभाव वो भी सक्रिय हो जाता है। जैसे उसकी दशा अंतर्दशा आई, तो दशा स्वामी, मान लो यहाँ महात्मा गांधी जी की कुंडली में शुक्र की दशा आती है, शुक्र नैसर्गिक शुभ है तो शुभ फल देगा। इसी तरह शनि या मंगल या राहु केतु नैसर्गिक अशुभ ग्रह, जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएंगी तो ये क्योंकि नैसर्गिक रूप से अशुभ हैं तो ये अशुभ फल देंगे। सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा विचार की जरूरत नहीं है। नैसर्गिक शुभ ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल देते हैं,
नैसर्गिक अशुभ ग्रह अपनी दशांतर दशा में अशुभ फल देते हैं। और मैं जब दशांतर दशा कह रहा हूँ तो इसको प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा सब जगह अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दशा का मतलब ही है सब प्रकार की दशाएं। अब आइए तीसरा कारक, तीसरा तत्व जो सक्रिय हो जाता है उस ग्रह की दशांतर दशा में, वो क्या है? नैसर्गिक शुभ या अशुभ होने के नाते दशा स्वामी जिस भाव में स्थित हो और जिस ग्रह या जिन ग्रहों से युक्त हो, ये सब भी सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए, जैसे नैसर्गिक शुभ है शुक्र, महात्मा गांधी की कुंडली में नैसर्गिक शुभ है शुक्र, तो ये क्योंकि लगन में बैठा है तो लगन के शुभ फल करेगा। जिन ग्रहों के साथ बैठा है, ये बैठा है यहाँ पर मंगल के साथ में, बुध के साथ में, तो इनका भी शुभ करेगा। ये जिन जिन बातों के कारक है, ये जिन जिन भावों के स्वामी है, ये जिन जिन भावों को देखते हैं, उनसे संबंधित भी शुभ परिणाम आएंगे, क्योंकि शुक्र की दशा है जो कि नैसर्गिक शुभ है। इसी तरह मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें हम नैसर्गिक अशुभ ग्रह, नैसर्गिक अशुभ ग्रह यहाँ शनि है एक, मान लो, तो शनि क्योंकि द्वितीय में बैठा है तो यहाँ द्वितीय के अशुभ परिणाम देगा, क्योंकि ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। लेकिन यहाँ इसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा तो उन पर अशुभ परिणाम नहीं जाने वाला। तो अब इसका मतलब गहरा दूसरा ये भी है कि अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, उनके साथ जितने दूसरे ग्रह बैठे होंगे उतना बढ़िया, क्योंकि शुभ ग्रह उनको शुभ परिणाम देगा अपनी दशांतर दशा में। और इसके विपरीत अशुभ ग्रह है जो, उसके साथ में ग्रह दूसरे ना बैठे हों, नहीं तो वो अपनी दशांतर दशा में उनका अशुभ परिणाम देगा। अब आइए चौथा फैक्टर, चौथा तत्व जो सक्रिय हो जाता है किसी भी ग्रह की दशांतर दशा में, वो क्या है? नैसर्गिक शुभ या अशुभ होने के नाते दशा स्वामी जिस भाव और ग्रह को देखता है, अब यहाँ देखने की बात चल रही है, देखता है या जिन भावों जिन ग्रहों को देखता है वो भी सक्रिय हो जाते हैं, उनके परिणाम भी इस ग्रह की दशांतर दशा में तो आएंगे। तो अब आप ऐसे देखिए, इसमें महात्मा गांधी की कुंडली में शुक्र की दशा है, मान लो शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र किस भाव को देखता है? सप्तम भाव को देखता है, और सप्तम में बैठे हुए गुरु को भी देखता है। तो शुक्र क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी दशांतर दशा में ये सप्तम भाव का भी शुभ करेगा और सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु का भी शुभ करेगा। तो गुरु आगे जिन जिन भावों में दृष्टि डालता है, गुरु अब यहाँ देखिए 5वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, 9वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, तो इन पर भी शुभ परिणाम जाएगा। और गुरु क्योंकि यहाँ पर तृतीयेश और षष्ठेश है तो उन पर भी शुभ परिणाम जाएगा। तो आप देखो, गुरु क्योंकि तृतीयेश होकर तृतीय को देख भी रहा है, तो और शुक्र ने गुरु को देखा अपनी दशांतर दशा में, तो यहाँ पर डबल डबल शुभ परिणाम चला जाएगा तृतीय भाव पर, तृतीय का बहुत ही शुभ हो जाएगा। अब मान लो हम यहाँ पर लेते हैं शनि को ले लेते हैं, शनि यहाँ पर द्वितीय में बैठा है, ये नैसर्गिक अशुभ है, ठीक है। ये तीसरी दृष्टि से केतु को देखता है, चौथे भाव को देखता है, तो उन पर अशुभ परिणाम जाएगा शनि का। 7वीं दृष्टि से शनि ने अष्टम भाव को देखा, वहाँ पर अशुभ परिणाम जाएगा शनि का। 10वीं दृष्टि से इसने एकादश भाव को देखा, वहाँ अशुभ परिणाम जाएगा। इसी तरह मंगल क्योंकि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, मंगल की दशांतर दशा में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है केतु पर और चौथे भाव पर, वहाँ पे अशुभ परिणाम जाएगा, उनके अशुभ परिणाम आएंगे मंगल की दशांतर दशा में। मंगल ने 7वीं दृष्टि से गुरु को देखा और 7वें भाव को देखा, वहाँ पर अशुभ परिणाम जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मंगल सप्तमेश है, कोई भी ग्रह अपने भाव को नहीं बिगाड़ता, तो सप्तम भाव पर मंगल के अशुभ परिणाम नहीं जाएंगे, गुरु पर जरूर जा सकते हैं, क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है, वहाँ पर मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में गुरु का शुभ करने का प्रयत्न करेगा पूरा। और मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है 8वें भाव पर, तो मंगल की दशा अंतर्दशा में वहाँ पर अशुभ परिणाम
अष्टम भाव के अशुभ परिणाम आएंगे, क्योंकि मंगल एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा में पांचवा तत्व जो सक्रिय हो जाता है वो है नैसर्गिक शुभ या अशुभ होने के नाते। जो ग्रह दशानाथ के साथ बैठे हों या जो दशानाथ को देखते हों, उनसे संबंधित परिणाम भी इसी दशानाथ के समय में आएंगे। तो जैसे हम यहाँ समझें, यहाँ मान लो शुक्र की दशा है, तो यहाँ मंगल नैसर्गिक अशुभ है, वो प्रभावित कर रहा है शुक्र को, और बुध यहाँ पर नैसर्गिक शुभ है क्योंकि वो शुक्र के ज़्यादा करीब है अंशवाइज, अंशों के हिसाब से। तो इसलिए मंगल अपना शुभ प्रभाव देगा शुक्र पर और बुध अपना शुभ प्रभाव देगा शुक्र पर। तो शुक्र की दशा में इनके परिणाम भी आएंगे। ऐसे समझो, कोई भी अगर किसी को टिकट मिल गया, वो खड़ा है इलेक्शन के लिए, तो उसकी अच्छी बुरी बातें सब उगड़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा में जो उसके साथ बैठे हैं ग्रह, वो उसको प्रभावित करेंगे, या जो इवन देखते भी हैं। यहाँ पर जिस तरह शुक्र को गुरु देख रहा है, तो शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में गुरु के प्रभाव को, गुरु के शुभ प्रभाव को लेकर फल देगा, मंगल के अशुभ प्रभाव को लेकर फल देगा, बुध के शुभ प्रभाव को लेकर फल देगा। तो आप देखो 5 फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं केवल अभी। तो 5 में आप देखिए, जब भी किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा है, वो जहाँ बैठा है, वो जहाँ देख रहा है, वो जिन भावों का स्वामी है, उसके साथ जो ग्रह बैठे हैं, वो जिन ग्रहों को देख रहा है, उसको जो ग्रह देख रहे हैं, वो जिन भावों के स्वामी है, वो जिन बातों के कारक है। इस तरह से बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम होते हैं। जितने ज़्यादा ग्रह उसको देख रहे होंगे, उसके साथ बैठे होंगे, उसकी खुद की दृष्टि में होंगे, उतने ही ज़्यादा दूर दूर तक परिणाम जाएंगे पूरी कुंडली में। तो इस वीडियो में हम ये 5 फैक्टर हमने डिस्कस किए, कौन कौन से कारक तत्व कह लो आप सक्रिय हो जाते हैं किसी भी दशा अंतर्दशा में, किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा में, और बाकी 5 फैक्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपने कमेंट्स जो भी हैं इस बारे में, कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई आप समझ नहीं पाए हो कुछ भी बात, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम और ज़्यादा ढंग से बताने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।